गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। मैंने पास्ट एंजल कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो अपलोड किया था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसे रिमूव करना पड़ा। अगेन मैं आपको पास्ट एंजल कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो अपलोड करूंगा और आज ही की रात अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, पास्ट मतलब समझते हैं पास्ट, अनरियल मतलब जो रियल नहीं हो, और कंडीशन से रिलेटेड है, यानी पास्ट में कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दे आर टू फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ए के घर में शादी है, मैरिज है, और मैरिज की जो डेट है 26 फेब 2022 है, यानी 26 फरवरी 2022। देखिए, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब मिस्टर बी को इनविटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्त है। तो मिस्टर बी जो है इनविटेशन का वेट कर रहा है। मैरिज 26 फेब 2022 को है, और वेट करते करते, इंतज़ार करते करते 26 फेब 2022 आ जाता है और मिस्टर बी को कोई भी इनविटेशन नहीं मिलता है, कोई भी इनविटेशन नहीं मिलता है। तो मिस्टर बी मैरिज में शामिल नहीं होता है। अब ठीक शादी के एक महीने बाद, यानी आफ्टर 1 मंथ, आपका डेट क्या हो जाएगा 26 मार्च 2022। ठीक एक महीने के बाद 26 मार्च 2022 को ए और बी की अचानक मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ऐसी कंडीशन में मिस्टर ए बी से एक क्वेश्चन करता है कि अरे मिस्टर बी, आप मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। अब बी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर आपने इनवाइट किया होता, देखिए 26 फेब की बात हो रही है, कि अगर आपने इनवाइट किया होता तो मैं फंक्शन अटेंड किया होता। इस मतलब कि पास्ट में कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, यानी मिस्टर ए ने बी को इनवाइट नहीं किया और बी शादी अटेंड नहीं किया। यानी यहाँ से एक कंडीशन मिल गई कि पास्ट में कोई एक्शन होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, यानी एक्शन कुडंट बी फुलफिल्ड इन पास्ट। एक्शन कुड नॉट बी फुलफिल्ड इन पास्ट, यानी इसका कंडीशन हो गया कि पास्ट में कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें आपको 2 क्लॉजेज होंगे और उन दोनों क्लॉजेज को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस करने का जो टेक्निक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपके 2 क्लॉज मिलेंगे, एक आपका इफ़ क्लॉज मिलेगा और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा। आपका जो इफ़ क्लॉज होगा, इफ़ क्लॉज इज़ फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रिंसिपल क्लॉज इज़ फॉलोड बाय वुड हैव, माइट हैव प्लस V3। तो चलिए हम स्ट्रक्चर को जानते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। जैसे इसमें आपके 2 क्लॉज होंगे, एक आपका इफ क्लॉज होगा और दूसरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एक आपका इफ क्लॉज होगा और दूसरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आपका जो इफ क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड V3
देन ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी इसमें हैड प्लस V3 होगा और ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस आपका रिमेनिंग वर्ड्स होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हैड प्लस V3 है, ये तो फिक्स रहना ही रहना है। इधर हो जाएगा वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव प्लस, लेकिन हम इसके बोलते शुड हैव का यूज नहीं करेंगे। ये शुड हैव आपका गलत होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पे ये तीनों ऑप्शन होते हैं, साथ में आपका शुड हैव भी होता है। तो शुड हैव तो वैसे भी नहीं होगा, बट जब ये तीनों आ जाए तो हम प्रेफरेंस वुड हैव को देंगे। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बी ने ए से बोला था कि अगर आपने इनवाइट किया होता तो मैं रिसेप्शन अटेंड किया होता। तो अब देखिए स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो क्या होगा, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी आई माइट हैव अटेंडेड द रिसेप्शन। देखिए ये अगर माइट हैव के बदले आप चाहें तो वुड हैव, कुड हैव लिख सकते हैं और यहाँ पे हैड प्लस V3 होगा। इस सेंटेंस को आप चाहें तो वाइस वर्सा लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई माइट हैव अटेंडेड द रिसेप्शन इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी। अब कॉमा की यूज नहीं करना है, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी। दोनों का मीनिंग सेम होगा। अगर आपने इनवाइट किया होता तो मैं रिसेप्शन अटेंड किया होता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में दोनों तरफ से आ सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में अगर इधर सही है तो करेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। अगर आपको लगता है कि इधर ठीक है तो करेक्शन इधर होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर उसने कार को आते हुए देखा होता तो रोड क्रॉस नहीं किया होता, इफ़ ही हो जाएगा, इफ़ ही हैड सीन द कार कमिंग। इफ़ ही हैड सीन द कार कमिंग यानी यदि उसने कार को आते हुए देखा होता, he could not have crossed the road। यानी अगर उसने कार को आते हुए देखा होता तो वो रास्ता पार नहीं किया होता। देखिए यहाँ पे हैड प्लस V3 है, ये couldn't have, could have, चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है हम इसको भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मीनिंग आपका सेम होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर सचिन खेला होता तो हम जीत गए होते, तो क्या बनेगा, इफ सचिन हैड प्लेड। इफ सचिन हैड प्लेड वी कुड हैव won the match। We could have won the match। तो देखिए यहाँ पे हैड प्लस V3 है तो यहाँ could have प्लस V3 आ गया।
यानी इसका स्ट्रक्चर यही होगा कि अगर आपको इधर ठीक है तो करेक्शन उधर मांगेगा, अगर उधर ठीक है तो करेक्शन आपको यहाँ करना होगा। मैं कुछ ये एक आपका कंसेप्ट बन रहा। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर में डबल हेड का यूज़ कैसे करेंगे। यानी देखिए, एक तो हेड ऑलरेडी है, एक जो हेड होगा वो वर्ब का V3 फॉर्म होगा। तो हम अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर में डबल हेड का यूज़ कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन, डबल हेड बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि इफ़ ही हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, he dash passed the exam। देखिए, हैड प्लस V3 है। इफ ही हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही डैश पास द एग्जाम। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया था, could have, might have, should have और would have, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हमने ये बताया था कि देखिए should have तो वैसे नहीं होगा, और हमने बोला था कि अगर तीनों आ जाए तो प्रेफरेंस किसको देंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, would have। और उसके बाद देखो V3 होता है, ये आपका V3 है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी अगर ये तीनों वर्ड आ जाए तो हम प्रेफरेंस वुड हैव को देंगे, और शुड हैव तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात नहीं है तो फिर कोई भी चलेगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि डबल हैड आप कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डबल हैड का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक तो नॉर्मल बताया, एक बताया कि अगर तीनों अगर दिए हुए हैं तो वुड हैव को हम प्रेफर करेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि हैड के बाद एक हैड और आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। अब देखो आई हैव ए कार को अगर सिस्टम पे डालेंगे तो क्या होगा, इफ़ आई हैड तो फार्मूले में है, और हैव का जो तीसरा फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैड हो जाएगा। जैसे में अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन हुआ होता तो मैं आपको दिया होता। अब देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। अब सिस्टम पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड, तो ये हैड आपका V3 फॉर्म है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इफ़ आई हैड एन एक्स्ट्रा पेन आई माइट हैव गिवन यू, आई माइट हैव गिवन यू। देखिए इधर का तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे दिया हुआ है, लेकिन ये हैड के बाद जो दूसरा हैड है वो आपका V3 फॉर्म है। ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं कहूँ कि अगर उसके पास पैसा हुआ होता तो वो गरीबों में पैसा बंटवाया होता। इफ़ ही हैड मनी, देखिए ये आपका V3 फॉर्म है। इफ़ ही हैड मनी ही could have distributed it among the poor। इफ़ ही हैड मनी, यानी देखिए यहाँ डबल हैड आ गया, ही कुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द पुअर। तो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर में डबल हैड का यूज होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी आया हुआ था, जैसे इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम we might have won the match। देखिए क्वेश्चन है कि
इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी माइट हैव वॉन द मैच। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ माइट हैव प्लस V3 दिया हुआ है, ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो आगे क्या होगा, हैड प्लस V3 होगा ना। तो देखिए वी हैड मोहन का कोई सेंस है क्या, यानी वी हैव मोहन, तो एक तो आपका हेल्पिंग हो गया और एक कहाँ पे डबल हैड आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी माइट हैव ऑन द मैच। तो ये रहा आपका तीसरा कंसेप्ट कि इससे में डबल हैड का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं उसकी जगह हुआ होता, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हैड प्लस V3 के बाद अगर किसी प्रोनाउन को यूज़ करना हो तो ये प्रोनाउन आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी हैड प्लस V3 के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट की प्लेस पे अगर किसी प्रोनाउन को यूज़ करना होगा तो प्रोनाउन आपका कौन सी केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ पे आपका हैड प्लस V3 है ना, जैसे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे नाउन यूज़ किया हमने, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे सपोज़ मान लो अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं उसकी जगह हुआ होता, इफ़ आई हैड बिन ही होगा, इफ़ आई हैड बिन ही। यहाँ देखिए होना, बी मतलब क्या होता है, होना, तो बी का आपका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिन, चूँकि हैड के बाद तो हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे ना। देखिए डबल हैड यूज़ किया हमने, अब यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म क्या होगा, बी मतलब होना, यानी अगर मैं उसकी जगह हुआ होता तो होना का मतलब बी होता है, तो बी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, बीन होता है, तो हैड के बाद V3 होगा। देखिए हैड के बाद आपने डबल हैड यूज़ किया था, अब हैड के बाद बीन हो रहा है। अब ये देखिए आपका प्रोनाउन आ गया, तो मैंने यही बोला था कि अगर हैड प्लस V3 के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना हो तो यह हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव केस में देता है वही क्या है, गलत है। इफ़ आई हैड बीन ही आई कुड नॉट हैव टॉलरेटेड हिज रूडनेस। देखिए अगर बिन के बाद कोई प्रोनाउन अगर यूज़ करना है तो प्रोनाउन आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। इसी को जब पेपर में देगा तो नॉर्मली क्या लिखेगा, इफ़ आई हैड बीन हिम, तो इफ़ आई हैड बीन हिम नहीं होगा, इफ़ आई हैड बीन ही। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर में हैड प्लस V3 के बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना होगा तो वो प्रोनाउन क्या होगा, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सॉरी नॉमिनेटिव केस में होगा। प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, यानी आपका जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव केस दिया रहता है वही आपका गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इफ़ ही had been me, if he had been me, he might not have accepted, might not have accepted this post। देखिए हैड प्लस V3 है, इसके बाद मी दिया हुआ है तो मी नहीं होगा, आई होगा, क्योंकि हैड प्लस V3 के बाद ऐसे स्ट्रक्चर में प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव दिया रहता है वो ग्रामेटिकली गलत होता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर को हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा। देखिए लास्ट इसकी कंडीशन बता रहा हूँ कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, इफ़ ही हैड सीन, इफ़ ही हैड नॉट कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ
द क्राइम वुड नॉट नॉन टू हिम। अब देखिए यहाँ पे ही हैड नॉट V3 है, यहाँ पे वी हैड सीन V3 है। इफ़ ही हैड, अब देखिए इसमें एक हैड और लगेगा तब जाकर ये करेक्शन होगा। इफ़ ही हैड मनी तो डबल हैड है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और बताने का रीज़न यही है कि आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि इफ़ क्लॉज का जो इफ़ है ना, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इफ़ को हम हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर देंगे, यानी हैड इफ़ की पोजीशन पे आ जाएगा और इफ़ यहाँ से आउट हो जाएगा, और सेंटेंस का मीनिंग यही होगा, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हैड ही नॉट कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ, यानी इफ़ के पोजीशन पे क्या हो गया, हैड आ गया और यहाँ से आपका रिमूव हो गया। इसके बाद होगा, जैसे यहाँ तक तो सेम ही होगा, हैड ही नॉट कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम wouldn't have known to him। अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, हैड आगे आएगा, हैड ही सीन द कार, सीन द कार कमिंग, बाकी उधर का सेम होगा जैसे दिया हुआ है, ही माइट नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड। अब देखिए यहाँ पे डबल हैड है, इफ़ ही हैड मनी, तो जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैड ही हैड मनी। तो ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आगे होगा ही माइट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमॉन्ग द पुअर, यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कितने कंसेप्ट बताए। एक तो नॉर्मल बताया जो होता है कि हैड प्लस V3, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3। दूसरा बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर में अगर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस शुड हैव दिया हुआ है तो प्रेफरेंस हम वुड हैव को देंगे। तीसरा बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर में डबल हैड का यूज़ होगा। फोर्थ बताया कि हैड V3 के बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे। और लास्ट हमने ये बताया कि ऐसे सेंटेंस को आप चाहो तो इफ़ को हैड से रिप्लेस कर सकते हो, ये मॉडिफाइड हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस कंसेप्ट को आप स्टडी कीजिएगा और प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे बनाइएगा। जो डाउट होगा आप मुझे ईमेल के द्वारा बताइएगा। मेरा ईमेल है pi.kisnasar@gmail.com। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। हैव ए गुड नाइट।